हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने टेलीस्कोपिक मेथड का टाइप 2 डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को मिक्स करके, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख के आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर अगर सिर्फ 2 फैक्टर होते या सिर्फ 3 फैक्टर होते देन हम जनरल टर्म मेथड भी यूज कर सकते हैं और टेलीस्कोपिक भी यूज कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने इसके बारे में बात की थी कि जब भी यहाँ पर 3 फैक्टर तक आते हैं, मतलब r का क्यूब तक बनता है, वहाँ तक के 3 फॉर्मूले अपने को याद हैं। हमें समेशन r याद है, समेशन r स्क्वायर भी याद है और समेशन r क्यूब भी याद है। लेकिन यहाँ पर कितने फैक्टर्स आ गए बेटा? 4 फैक्टर आ गए। तो मैंडेटरी क्या यूज करना पड़ेगा आपको? टेलीस्कोपिक मेथड। 3 फैक्टर आते तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन वहाँ पर भी अपने को क्या यूज करना चाहिए था? टेलीस्कोपिक ही यूज करना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 4 फैक्टर आपको दिख रहे हैं, एक तरह से ये क्वेश्चन जो समेशन की फॉर्मेट में दिया हुआ है इसको अलग तरीके से भी दिया जा सकता था क्या? जैसे समेशन आपको करना है, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हो कहाँ तक लेके चलनी है? n तक। आप खुद देखना, जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। जब आप इसमें 2 पुट करेंगे तो कैसा बनेगा ये? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। फिर ऐसे 3 पुट करेंगे तो ऐसा बनेगा ये। और लास्ट में इन सभी चीज़ों का सम आपको चाहिए, वो भी कितने टर्म्स तक? n टर्म्स तक। कहाँ तक बेटा? n टर्म्स तक। आप हो सकता है लास्ट वाली टर्म लिख के देखते हो, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3। हो सकता है आप डायरेक्ट ऐसे बोल दो कि n टर्म्स तक ये सम अपने को फाइंड आउट करना था। समझ गए? अब हमें देखो क्या करना है यहाँ पर, चाहे ये वाला क्वेश्चन मिले चाहे ये वाला क्वेश्चन मिले, दोनों की हेल्प से हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? जनरल टर्म। सबसे पहले क्या फाइंड करना है बेटा अपने को? जनरल टर्म। अच्छा, जनरल टर्म तुम चाहे nth टर्म को बोल दो, चाहे तुम rth टर्म को बोल दो, चाहे kth टर्म को बोल दो, किसी को भी बोल दो। एक तरह से tn अगर हम लिख रहे हैं तो n की जगह 1 2 3 4 पुट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बनते रहेंगे। हो सकता है कोई बच्चा tr लिखना चाहे कि rth टर्म क्या है, तो वो लिख देगा, r की जगह 1 2 3 डालेंगे तो इस तरीके से बनेगा। हो सकता है कोई बच्चा इसको tk लिखना चाहे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी इसको लिख सकते हो। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन nth टर्म लिख रहे हैं, क्या बनेगी बेटा nth टर्म बताओ? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3। ये अपना पहला स्टेप होता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की हेल्प से अपन ने सबसे पहले इसका nth टर्म है वो फाइंड आउट किया। अब आपको याद होगा कि जब भी टाइप 1 प्रॉब्लम या टाइप 2 प्रॉब्लम बनती है टेलीस्कोपिक में, तो हम क्या करते थे? जो भी टर्म्स बनती थी टाइप 1 में उनका डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए। जैसे अगर आप देखो, यहाँ से यहाँ पहुँचे +1 कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे +1 कर दिया, यहाँ से यहाँ पहुँचे +1 कर दिया। एक पैटर्न बन रहेगा बेटा इसमें। अच्छा, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें क्या लिखना है? एक तो नेक्स्ट टर्म लिखनी है हमें और एक प्रीवियस टर्म लिखनी है। बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी? नेक्स्ट टर्म होगी आपकी n प्लस 4। प्रीवियस टर्म क्या होगी बताओ? n माइनस 1। फिर क्या करते थे नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ये डिफरेंस अपन लेते थे। तो हमने कुछ ऐसा कर दिया। अच्छा, इनका डिफरेंस से क्या बनेगा ये बता दो एक बार आप मुझे, कितना बनेगा? 5। तो हम लिखते ऐसे था इसको कि 5 से मल्टीप्लाई करना है और 5 से डिवाइड करना है। और मल्टीप्लाई वाले कुछ ऐसा लिखते थे अपन, n प्लस 4 माइनस n माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है क्या? एक तरह से ये जो वैल्यू है ये 5 बनेगी, वो इस 5 से कैंसिल हो जाएगी, तो वापस वही nth टर्म मिलेगा जो पहले से था। अब क्या करते थे बेटा, याद करो। अब क्या करेंगे? 1/5 को तो बाहर पड़े रहने दो। ये जो भी यहाँ पर 3 4 फैक्टर थे ना, एक बार इससे मल्टीप्लाई माइनस एक बार उससे मल्टीप्लाई। बोलो क्या बनेगा? n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 एंड n प्लस 4 माइनस क्या बनेगा बोलो? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू n माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है बताओ सभी को? ठीक है ना। देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? जैसे ही nth टर्म को आपने, इसी स्टेप को बोलते हैं अपन टेलीस्कोपिक स्टेप, ठीक है ना। इसी ने अपने को क्वेश्चन में ये बताया कि जब आप T1 T2 T3 ये सब फाइंड आउट करने जाएंगे, देन सभी को आप ऐड करेंगे तो SN में कुछ इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी कि टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होते हुए चले जाएंगे। जैसे आपने अगर इसमें
n की जगह 1 डाला तो t1 कितना मिलेगा बेटा आपको 1/5 तो हमेशा बाहर पड़ा रहेगा। बोलो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस क्या मिलेगा बेटा आपको 0। n की जगह 1 डालने पे 0 बन जाएगा, इंटू में कुछ भी रहे वो 0 इंटू कुछ भी रहेगा 0 ही बनेगा। चलिए t2 बताना बेटा एक बार क्या बनेगा। इसी में अगर हम n की जगह 2 डालें तो t2 बनेगा बेटा अपना 1/5 इंटू बोलो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 माइनस बोलो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी में अगर हम n की जगह 3 पुट करते तो t3 कितना आएगा 1/5 बाहर रहेगा हमेशा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। और ऐसे करते 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 अपन कहाँ तक पहुँच जाएंगे बेटा tn तक पहुँच जाएंगे। जैसे वो tn ऊपर लिखा हुआ है तो अपने को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। tn तक अपन ऐसा करते करते पहुँच जाएंगे। हमें क्या चाहिए, इन सभी टर्म्स का सम चाहिए क्या। ये जो भी टर्म्स लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं t1 t2 t3 अप टू tn, हमें इन सबको सम करना है। और यही सम जो होता है वो क्या होता है बेटा अपना Sn होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब आपके पास 1/5 कॉमन है क्या, तो 1/5 को तो आप बाहर ले लोगे। अंदर देखना जब आप ऐड करोगे तब ये प्लस का जो है इस माइनस से कट जाएगा, ये प्लस का जो है वो इस माइनस से कट जाएगा। तो आपको एक चीज़ समझनी कि जिस भी स्टेप पे आप रुकते हो, जैसे मान लो हो सकता है Sn ना पूछ के S3 पूछा हो, S7 पूछा हो, S11 पूछा हो, इस तरीके से। तो मान लो 3 पे आप पहुँचे तो 3 तक आप देखो क्या बचा आपके पास 3 वाले का तो ये, और उधर तो 0 है तो एक तरह से कुछ भी नहीं बचा। अगर होता तो उसको भी अपने लिख देते। समझ रहे हो क्या। 9 तक रुकते तो 9 वाला बचता 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13, ठीक है ना, जितना भी 12 या 13 तक जाता वो। तो 3 पे रुक रहे हो तो ये चीज़ बच रही है। ऐसे 4 पे 5 पे, तो अगर हम tn पे स्टॉप करेंगे तो क्या बचेगा अपना ये वाला चीज़। सही बोल रहा हूँ क्या मैं। ये वाला चीज़ इधर कौन बचा हुआ है 0, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या मैं कि 1/5 तो बाहर है, इंटू में कौन है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 4। माइनस 0 करने की जरूरत नहीं है, ये अपना आ गया बेटा Sn। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। नोट डाउन करो। एक और मैं आपको मेथड यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है ना। वो एक्चुअली एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन इस तरीके से बड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन में Sn अपने को दिए होंगे, Sn कुछ ऐसा दिया होगा, Sn कुछ और दिया होगा, Sn कुछ और दिया होगा, 4 ऑप्शन अपने को दिए होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कर सकते हो क्या आप बताओ कि अगर हम Sn में n की जगह 1 रख दें तो ये जो S1 होता है ये क्या होता है फर्स्ट टर्म का सम, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इटसेल्फ T1। तो S1 और T1 क्या होते हैं एक ही होते हैं, दोनों को फर्स्ट टर्म ही बोलते हैं अपन। याद है क्या तुम्हें, अपन ने पढ़ा भी था ऐसा। अच्छा अगर n की जगह हम 2 पुट करें तो S2 क्या देता है अपने को 2 टर्म्स का सम, कौन कौन से का T1 प्लस T2। तो कई बार क्या होता है कुछ बच्चे इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं। जैसे क्या ट्रिक है इसको सोल्व करने की, कुछ बच्चे क्या करते हैं n की जगह 1 मान लेते हैं। n की जगह क्या मान लेते हैं बेटा 1। तो आप इसमें रख के देखो n की जगह 1, n की जगह 1 रखोगे तो क्या बनेगा बेटा ये S1 बनेगा, ठीक है ना। तो 1 डालोगे तो क्या बना, देखो यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 वाला कट गया क्या, तो कौन बचा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 बचा। सही है क्या। तो अपना जो आंसर होगा वही तो S1 होगा जो T1 दे देगा। जैसे अगर अपन इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में देखें, अगर आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन को देखते हो तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो जो अपना आंसर होगा उसमें अगर तुम Sn में n की जगह 1 डालोगे तो वो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 देना चाहिए। तो कई बार क्या होगा ऐसे 2 ऑप्शन होंगे जो आपके पास चारों ऑप्शन में Sn लिखे होते हैं ना, चारों ऑप्शन में Sn के ऑप्शन अपने होंगे। तो अपन ने n की वैल्यू 1 डाली पहले ऑप्शन में, दूसरे में डाली, तीसरे में डाली, चौथे में डाली। तो कोई 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जो 1 इंटू 2 इंटू 3 नहीं दे रहे, इंटू 4 नहीं दे रहे होते हैं, तो वो रिजेक्ट हो गए सीधे ही। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो ये दे रहा है, तो डायरेक्ट आंसर हो गया वो।
कई बार ऐसे दो ऑप्शन होते हैं, तो अब उन दोनों में से कौन सा होगा ये पता करने के लिए थोड़ा सा और आगे सोल्व करना पड़ेगा, मतलब n की जगह 2 पुट करके देखेंगे। तो 2 पुट करने से जो S2 आएगा वो किसका आंसर देना चाहिए, T1 प्लस T2 का आंसर देना चाहिए। समझ गए क्या? जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करके देखो आप कितना बन रहा है, ये 24 बन रहा है। कितना बन रहा है बेटा ये 24। तो हमारा जो आंसर होगा अगर उसमें अपन n की जगह 1 डालेंगे तो S1 24 आना चाहिए, अगर अपना आंसर है तो वो। इसी तरीके से इस वाली वैल्यू को देखो कितना हो रहा है बेटा, ये 120 हो रहा है। तो अगर हम n की जगह 2 डालेंगे तो जो S2 बनेगा क्या देगा वो, T1 प्लस T2, दैट मीन्स कितना देगा वो 144। समझ गए क्या? तो ये एक ट्रिक होता है कि जब भी अपन बहुत बड़े क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना चाहते, हम सीधा देखना चाहते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन उसका आंसर है, तो हम n की जगह 1 n की जगह 2 ये वैल्यू डाल के भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना? तो जेईई मेंस में कुछ क्वेश्चंस इससे ऐसे भी आएंगे जिसमें आप n की वैल्यूज पुट करके भी सोल्व कर सकते होगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए एक बार क्वेश्चन को जो सोल्व किया अपन ने वो नोट करना चाहो तो आप जल्दी से नोट कर सकते हो, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया यहां तक सभी का? सेकंड क्वेश्चन पे आओ बेटा, एक बार देखो आप सेकंड क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, इन टर्म्स को देखो आप एक बार, n अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। अब तुम्हें याद आ रहा होगा कि जब अपने टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि या तो सिर्फ न्यूमरेटर में टर्म्स होती हैं या फिर सिर्फ डिनोमिनेटर में होती है। यहाँ पर तो दोनों में है क्या, न्यूमरेटर में भी टर्म्स चल रही हैं और डिनोमिनेटर में भी टर्म्स चल रही है। तो कैसा भी क्वेश्चन हो हमेशा आपको जनरल टर्म लिखना है। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मैंने अभी बताया तुम Tn लिख लो, चाहे तुम Tr लिख लो, चाहे तुम Tk लिख लो। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है कि उसमें जैसे Tk लिखा तुमने, k के टर्म्स में लिख दिया, तो k की जगह 1 2 3 4 डालोगे तो T1 T2 T3 ये सब मिलते हुए चले जाएंगे। एक बार मुझे ये बताओ, तुम जो भी टर्म होगा पहले अपन उसका डिनोमिनेटर फिक्स करते हैं। जैसे पहला टर्म जो है उसका डिनोमिनेटर कैसा है बेटा, 1 इंटू 2 इंटू 3। तो पहला जो टर्म उसमें 1 से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा जो टर्म उसमें क्या है 2 इंटू 3 इंटू 4, वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तीसरा जो टर्म है वो 3 इंटू 4 इंटू 5, वो 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं तुमसे पूछ लूँ ऐसे ही रैंडम, 11th टर्म कैसा होगा, तो डिनोमिनेटर बता दोगे आप तुरंत से, 11 इंटू 12 इंटू 13। सही है क्या? मैं तुमसे पूछूँ T20 तो तुम कह दोगे डिनोमिनेटर होगा 20 इंटू 21 इंटू 22। ये आसान है, बहुत आसान है। एक बार न्यूमरेटर की तरफ और नज़र डालो, पहले में कौन है n, दूसरे में n में से 1 कम हो गया, तीसरे में n में से 2 कम हो गया। तो अगर मैं तुमसे 9th पूछूं तो n में से 8 कम हो जाएगा, अगर मैं तुमसे 15 पूछूं तो n में से 14 कम हो जाएगा। सही है क्या? तो मैं रैंडम पूछता हूं तुमसे कि rth पोजीशन पे क्या होगा। मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे कि rth पोजीशन पे कौन होगा, मतलब Tr तुमसे पूछ रहा हूं मैं। क्या पूछ रहा हूं बेटा तुमसे मैं, Tr। तो डिनोमिनेटर तो बड़ी जल्दी बता देंगे सभी बच्चे, बोलो बेटा, r इंटू r प्लस 1 इंटू r प्लस 2। एग्री करते हो सभी? अच्छा, न्यूमरेटर में एक फंडा था कि जो भी टर्म तुम्हें चाहिए n में से कम करना है। क्या कम करना है? जो भी टर्म तुम्हें चाहिए उसमें से 1 कम। कौन कौन समझ गया इस बात को? अब आप खुद देखो, जब तुम यहाँ पर r की जगह 1 रखोगे, जब तुम यहाँ पर r की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो एक तरह से n में से क्या माइनस करा तुमने, 0, तो n ही रह गया। नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 बन गया, तो बन गया क्या ओवरऑल n अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। जो मर्जी r की जगह 3 डाल के देखो बेटा आप एक बार, तो ये 3 माइनस 1 2 बचा, तो ऊपर तो कौन बच गया, n माइनस 2। नीचे r की जगह 3 डालने पे 3 इंटू 4 इंटू 5। तो कौन कौन एग्री करता है कि ये जनरल टर्म इसकी बन चुकी है, ये इसकी जनरल टर्म बन चुकी है। अब आपको पता है कि इसने जो पूछा वो क्या पूछा हुआ है, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जा रहा है, देखो ये n टर्म्स तक जा रहा है। कैसे पता कर दिया? डिनोमिनेटर देख के पता लग गया डायरेक्ट अपने को, बोलो, डिनोमिनेटर देख के पता लग गया। वैसे समझना चाहो तो आप ऐसा कह सकते हो कि Tn क्या बनेगा, n डालो यहाँ पर, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, तो नीचे बन गया। यहाँ पर ऊपर n माइनस 1 बन गया, तो n से n कट के 1 बचा।
तो वही आ गया क्या nth टर्म। तो एक तरह से जो क्वेश्चन पूछा हुआ क्या पूछा हुआ है कि इस जनरल टर्म के लिए r की वैल्यू 1 से शुरू करके n तक फिनिश करो और उसका क्या चाहिए तुम्हें, सम चाहिए। तो कौन कौन एग्री करता है कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखना एक बार आप, समेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन जहाँ पर r की वैल्यू 1 से शुरू करके n तक ले जानी है मुझे। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? इस क्वेश्चन को ऐसा हर बच्चे लिख पाएंगे? अच्छा, इसी क्वेश्चन को नहीं, अगर ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बने तो क्या आप उसका rth टर्म लिख के और ऐसा कर सकते हो, r फ्रॉम 1 to n ले आओगे इस फॉर्मेट में सभी बच्चे। चलो आगे सोल्व करते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसको अपन ने पहले जनरल टर्म में कन्वर्ट है वो कर लिया। अब कन्वर्ट करने के बाद देखो क्या बनेगा। ये क्या बना बेटा अपना जनरल टर्म? क्वेश्चन को कन्वर्ट करके अपन ने कुछ ऐसा बना दिया, समेशन r फ्रॉम 1 to n, n में से माइनस करना है तुम्हें r माइनस 1 होल डिवाइड में कौन है, r इंटू r प्लस 1 इंटू r प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सही है सभी के लिए। किस किस को याद है कि समेशन के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं अगर वो प्लस या माइनस में तो सब पर अलग अलग समेशन लग जाता है। याद है क्या तुम्हें? समेशन के बारे में अपन ने बात किया था। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि एक तरह से ये ऊपर वाला क्या बन चुका है, अगर इसको अपन सोल्व करें। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बताना एक बार आप, r फ्रॉम 1 to n। एक बार तो मैंने n में डिवाइड कर दिया ये वाली वैल्यू, फिर अगर इसको सोल्व करें तो माइनस r आएगा ना बेटा, फिर माइनस r में डिवाइड कर दिया मैंने ये वाली वैल्यू, फिर ये ब्रैकेट खुल के माइनस माइनस क्या बन जाएगा बेटा, प्लस 1, फिर मैंने 1 में डिवाइड कर दिया ये वाली वैल्यू। यहां तक एग्री करते हो क्या? कोई दिक्कत नहीं, पक्का? अब देखो ये है n अपॉन कोई वैल्यू, ये है n अपॉन कोई वैल्यू और ये है 1 अपॉन वही वैल्यू। तो इनको मिला के एक साथ ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, n प्लस 1 अपॉन ये वैल्यू। बोलो। और एक तरह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर n अपॉन x है ये और ये 1 अपॉन x है, तो कितना हो गया ये n प्लस 1 अपॉन x। नॉर्मली अगर ऐसा होता कि ये मान लो 3 अपॉन x होता, ये 1 अपॉन x होता, तो 4 अपॉन x बन जाता ना ये। तो वैसे ही तो इन दोनों को अपन एक साथ रखेंगे, एक जैसी टर्म्स हैं। लेकिन इसमें देखो बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है। अगर इस वाली चीज़ को देखो तुम तो r से r क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा कन्वर्ट करके ऐसा लिख दिया, देखना n प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो गया, r इंटू r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 माइनस इस वाले को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, 1 अपॉन r प्लस 1 r प्लस 2। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, एक और चीज़, मैं दोनों पे अलग अलग समेशन डाल ही देता हूँ, फिर कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। चलो सही किया क्या मैंने, देखना एक बार। n प्लस 1 डिवाइड बाई जो था उस पर अलग समेशन डाल दिया और ये जो पार्ट था उस पर अलग समेशन डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो, ये क्वेश्चन तो कल किया था क्या अपन ने? कैसे करते थे इस क्वेश्चन को, इधर वाले समेशन को? ये आसान वाला 2 वाला कैसे करते थे बताओ? मैं ऐसा कह देता हूँ बेटा इसको S1 माइनस S2, ऐसा कह दूँ क्या कि एक जो समेशन है वो S1 है, एक समेशन जो है वो S2 है। अपन अलग अलग सोल्व कर लेते हैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए। चलो एक बार S2 छोटा सा पार्ट इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। S2 कौन है बेटा यहाँ पर, समेशन r फ्रॉम 1 to n 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू r प्लस 2। सही है क्या? अगर इसको अपन क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कैसा बनेगा ये, जब r की वैल्यू 1 डालोगे तो कैसा बनेगा बेटा ये 1 अपॉन 2 इंटू 3, जब 2 डालोगे कैसा बनेगा 3 इंटू 4। ऐसा कहाँ तक चलना है, n टर्म्स तक चलना है। कहाँ तक चलना है बेटा, ऐसा n टर्म्स तक चलना है। तो ये टाइप 2 प्रॉब्लम ये क्या टेलीस्कोपिक की, कल अपन ने पढ़ा जिसमें डिनोमिनेटर में टर्म्स आते हैं। कैसे करते थे बताओ, 1 अपॉन पहले वाला माइनस 1 अपॉन दूसरे वाला, पहले ऐसे चेंज कर दे डायरेक्ट इसको। तो बोलो, इसको मैं लिख रहा हूँ एक बार के लिए 1 अपॉन पहले वाला माइनस 1 अपॉन दूसरे वाला। और अब वापस आप इसमें देख लेना कि ऐसे कन्वर्ट करने से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है क्या, देखना एक बार आप।
एलसीएम लो बेटा वापस, कितना आएगा r+1 इंटू r+2, ऊपर कौन जाएगा r+2, यहाँ कौन आएगा r+1, डिफरेंस लिया तो 1 ही आ गया क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे पहला था वैसे ही अभी भी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो r की वैल्यू 1 से n तक जानी है, तो मैं ऐसा बोल दूं क्या कि एक तरह से t1 t2 t3 tn तक जाएगा, उसका सम चाहिए मुझे, तो आप मुझे बताना बेटा इसकी हेल्प से t1 क्या बनेगा, t1 क्या बनेगा, सही बोला क्या मैं, अरे बोलो, t2 क्या बनेगा, t3 क्या बनेगा, देखो एक बार ध्यान से, t1 का मतलब r की जगह 1 डाल दिया, r की जगह 1 डालने से ये तो क्या बन गया 1/2 और ये क्या बन गया 1/3, सही है। t1 ऐसे t2 ऐसे t3 डॉट डॉट करते 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 कहाँ तक पहुँच गए तुम, tn तक पहुँच गए। tn बताओ क्या बनेगा 1/n+1 डिवाइड बाई 1/n+2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। इन सभी का सम ही होता है क्या जो इधर पूछा हुआ S2 इसने, इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो यही क्या होता है अपना S2 होता है। अच्छा S2 का मतलब ये नहीं है कि सम ऑफ टू टर्म्स, ये S2 क्यों बोल रखा अपन ने इसको, दो अलग अलग समेशन थे, एक समेशन को S1 बोल दिया और एक समेशन को S2 बोल दिया, समझ गए ना तुम। चलिए सम करते टाइम तुम्हें दिख रहा होगा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो तुम देखना एक बार ध्यान से, तुम जहां पर भी रुकना चाहते हो उसका नेगेटिव वाला बच रहा है। इस बार मैं थर्ड पे रुकना चाहता हूँ, थर्ड का नेगेटिव बच रहा है, फोर्थ पे रुकना, फोर्थ का नेगेटिव, तो मैं nth तक जाऊंगा तो nth का नेगेटिव बच जाएगा, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले t1 का तो बन गया पॉजिटिव वाला पार्ट बच गया और tn का बच गया नेगेटिव वाला पार्ट। तो बोलो बेटा क्या बना S2 का आंसर बोलो, ये बचा बेटा 1/2 माइनस 1/n+2। सिंप्लीफाई कर लेते चलो एलसीएम वगैरह लेके, 2 इंटू n+2, तो यहाँ पर 2 है तो कौन जाएगा ऊपर n+2 जाएगा, माइनस यहाँ पर n+2 है तो कौन जाएगा ऊपर 2, सही बोल रहा हूँ बेटा मैं, बोलो आंसर n/, ऐसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो, ये कौन आ गया अपना S2। तो S2 वाला एक बार नोट करो पार्ट, S2 में कोई दिक्कत किसी को, देखो जो दो पार्ट अपन ने बनाए थे उनमें से S2 वाला जो पार्ट, देखो एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग पार्ट भी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से समेशन वाली प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो समेशन वाली प्रॉपर्टीज प्लस टेलीस्कोपिक मिलके ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नोट कर लिया क्या? दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए किस तरीके से किसको समेशन में डाल रहे हैं, जनरल टर्म क्या बनेंगी इसकी, है ना, किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, T1 T2 T3 कैसे बनेगा, सम करेंगे तो कैसे SN आएगा। ये अपना S2 की वैल्यू आ गई है n/2 इंटू n+2। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो S1 पे आ जाओ वापस। S1 देखो क्या है, इसको बोला था अपन ने S1, ये है बेटा S1 अपना, तो इसको सोल्व करना अपने को। तो एक बार इसकी जनरल टर्म लिख के देखते हैं अपन किस तरीके से बनता है ये, ठीक है ना, देन अपन देखेंगे टेलीस्कोपिक किस तरीके से इसमें अपन लगाएंगे। तो इसमें S1 जो है वो कैसा है बेटा, समेशन n+1 होल डिवाइड बाई
आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। तो एक बार अपन टर्म्स लिख के देखते हैं, T1 कैसा बनता है, T2 कैसा बनता है, कैसे इसको स्प्लिट करें। शायद मैंने आपको बता दिया था कल कि ऐसे 3 टर्म्स आते हैं, तो एक बार 2 को एक तरफ कर दो, 2 को एक तरफ कर दो, फिर वापस जो बची हुई 2 है उनको एक एक कर दो, उनको क्या कर दो, एक एक कर दो। समझ में आया क्या? चलो S1 पे पहुंच गए अपन। S1 अपना दिया हुआ बेटा समेशन r फ्रॉम 1 to n प्लस 1 डिवाइड बाई r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पर चेंज किसकी वैल्यू हो रही है बेटा? r की वैल्यू। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से। फिनिश कहाँ पे हो रही है? n पे। तो जब आप इसको चेंज करोगे कैसा बनेगा बताओ? n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर क्या बनेगा? n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसा चलता रहेगा ये n टर्म्स तक। तो न्यूमरेटर हमेशा n प्लस 1 ही है क्या? अरे न्यूमरेटर में हमेशा कौन है? n प्लस 1। कॉमन ले लेंगे तुमको हो तो इसको क्या करना है, इसको अपन कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही आप n प्लस 1 को कॉमन लेंगे बाहर, अंदर कौन बचा बताओ? 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, आगे बोलो 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4। ऐसा कहाँ तक चलेगा बेटा? n टर्म्स तक चलेगा। सही है क्या? अच्छा ये वाला क्वेश्चन कल सोल्व किया था क्या अपन ने? ये अंदर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसको सोल्व किया था क्या अपन ने? अरे बोलो कैसे लिखा था अपन ने इसको कि इसकी जो n टर्म होगी कैसी होगी? 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। भाई देखो न्यूमरेटर में सबके 1 है क्या? डिनोमिनेटर में कैसे है? एक के पहला जो है उसमें 1 इंटू 2 इंटू 3, दूसरा जो है उसमें 2 इंटू 3 इंटू 4, तो nth जो होगा उसमें कौन होगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। समझ रहे हो यहाँ तक? चलिए तो ये अपन ने लिखा और इसका हमें क्या चाहिए बेटा? Sn चाहिए। दैट मीन्स हमें कौन चाहिए? समेशन ऑफ Tn चाहिए। तो अब हमें इसको स्प्लिट करना है इन तीन को, ठीक है ना, क्योंकि हमें लगाना है टेलीस्कोपिक, और टेलीस्कोपिक का मतलब क्या होता है? Sn इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस कहाँ तक? Tn। समझ गए? और वो हमें कुछ इस तरीके से उसको स्प्लिट करना होता है कि टर्म्स हैं वो क्या हो जाएं? कैंसिल हो जाएं। अगेन जो लास्ट जो अपन ने क्वेश्चन दिया था उसी पे आके मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है ना। कल तुम मुझे बताओगे कि स्प्लिट हुआ कि नहीं हुआ तुमसे। एक बार 2 को एक तरफ कर दोगे, 2 को एक तरफ, फिर बचे हुए दोनों को एक एक, बचे हुए दोनों को एक एक। वापस ऐसे कर लेना तुम, इंटरनली जाके किसी एक सम को S3 बोल देना, किसी एक को S4, कन्फ्यूजन से बचने के लिए। S3 अलग सोल्व करना, S4 अलग सोल्व करना, दोनों का डिफरेंस ले लेना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बेटा? वापस सुनना एक बार। ये 3 चीज़ें हैं ना, तो कैसे स्प्लिट करोगे आप? 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 एक तरफ, माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 एक तरफ। तो एक को S3 बोल दो, एक को S4। अब S3 को वापस उठाओ अलग से, S4 को वापस उठाओ अलग से। तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बता नहीं रहा, बस जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कैसे इसको सोल्व करना है। समझ गए? स्प्लिट करके ओवरऑल S3 माइनस S4 निकालोगे, वो सम कौन होगा? S1। कौन होगा? S1। और अपना आंसर कौन है इस क्वेश्चन के लिए? S1 माइनस S2। तो ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, कल चेक करूँगा, ठीक है ना। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया यहाँ तक? अब देखो कुछ जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, लास्ट क्वेश्चन जो है, उसमें कुछ फैक्टराइजेशन की नीड होगी अपने को, कुछ फैक्टराइजेशन की नीड होगी। तो मैं कुछ फैक्टर्स एक बार लिख देता हूँ। जैसे उनमें से कुछ आपको आते होंगे, जैसे ये आता होगा सभी बच्चों को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी होता है ऐसा। नेक्स्ट a क्यूब माइनस बी क्यूब, बोलो। a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
बी स्क्वायर। थर्ड ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बोलो क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा ये फॉर्मूले बनते हैं कहाँ से? ये नीचे वाले दोनों ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए प्लस बी के होल क्यूब से बनते हैं। जैसे मान लो मैं बना दिया मैंने ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है बेटा? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सिंप्लीफाई करके देखते हैं अपन क्या बनेगा। ये ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा उसको इधर लेके आता हूँ बेटा मैं, उधर जो है ना 3ab इंटू ए प्लस बी, उसको मैं इधर ले आता हूँ। तो राइट साइड में सिर्फ कौन बचा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचा। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर ए प्लस बी का क्यूब है और यहाँ पर ए प्लस बी है, तो कॉमन कौन आ गया? ए प्लस बी। अंदर कौन बचा? यहाँ पर तो बच गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर कौन बच गया? नेगेटिव में 3ab। समझ रहे हो क्या यहाँ तक? चलो फर्दर इसको सोल्व करें अगर अपन, क्या बनेगा बेटा? ये ए प्लस बी, ये सभी को पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, बट यहाँ पर माइनस का क्या है? 3ab, तो माइनस का क्या बच गया? ab बच गया। यही लिखा क्या अपन ने? देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में यही लिखा क्या अपन ने? ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ऐसे ही ये, ठीक है ना, ऐसे ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है ना। अब एक फैक्टर ऐसा, ये तो कॉमन फैक्टर्स हैं 8th 9th में आपने पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना। एक ऐसा फैक्टर है जो अपने क्वेश्चन में नीड है, तो वो नॉर्मली उन बच्चों से वो फैक्टर नहीं बना होगा जिसने वो फैक्टर पहले नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा, नहीं सोल्व किया होगा। जैसे क्या है वो फैक्टर अपना? देखना आप, कौन सा क्वेश्चन अपना? थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी जनरल टर्म लिखते हैं अपन। बताओ पहले टर्म को देखो, इसमें ऊपर कौन है? 1। सेकेंड टर्म में देखो ऊपर कौन है? 2। थर्ड टर्म में देखो ऊपर कौन है? 3। तो पक्की बात है क्या कि nth टर्म में ऊपर n आएगा, 11th में 11, 15 में 15, इस तरीके से आएगा। तो nth में n आएगा। नीचे देखो आप, 1 तो सब में सेम है, तो फर्स्ट टर्म अगर है तो 1 में 1 का स्क्वायर और 1 की पावर 4 ऐड है। सेकेंड टर्म है तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 ऐड है, और थर्ड है तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4 ऐड है। 10th होती तो 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 4 होती, तो nth होती तो क्या होता? 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n की पावर 4। तो अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखना चाहूँ तो ऊपर तो कौन आ चुका है? n। नीचे कौन आ चुका है? 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n की पावर 4। तो कोई बच्चा देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, n की जगह तुम हो सकता है r डाल दो और ये ऐसा बना दो तुम, और फिर क्या कह दो कि r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है? 1 से, और कहाँ तक जा रही है? n तक। एक ही बात है कि बेटा दोनों चीज़ें, पक्का। तो ये जो फैक्टर है ये अपने को चाहिए होगा, ये जो फैक्टर है ना 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ये फैक्टर है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये लिख दो आप एक बार, वो ये कि जब भी अपने पास कोई a वैल्यू होती है, a प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4, इसको लिखते हैं बेटा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और दूसरा लिखते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस का 1। ये फैक्टर याद रखो सभी बच्चे। थ्री स्टार याद रखना, तुम्हें 11th में 12th में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा किसी ना किसी क्वेश्चन में। ये नोट करो इसको फटाक से। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
अच्छा एक सेकंड, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में मैंने डॉट 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 इनफाइनाइट छोड़ रखा था मेरे हिसाब से, किसी बच्चे ने अगर पहले नोट किया हो तो। एन नहीं था, इनफाइनाइट था, मुझे याद आ गया। तो इसमें ऐसा करेंगे अपन, आर की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है। इसमें भी अगर एन की वैल्यू अगर डाल दी हो तो 1 से लेके कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट जा रही है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? ये फैक्टर सबने लिख लिया। अब देखना इस फैक्टर का काम क्या है। तो अपना जो क्वेश्चन था वो था समेशन आर फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ऊपर तो आर पड़ा हुआ है, नीचे जो है ना 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। मुझे बताना कौन कौन एग्री करता है अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ तो? बताओ एक बार, सही लिखा क्या मैंने? आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, सही लिखा क्या? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 ही बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब टेलीस्कोपिक में क्या करते थे अपन, याद करो, 2 टुकड़ों में स्प्लिट करते थे, 2 टुकड़ों में स्प्लिट करते थे। तो मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, देखना ध्यान से एक बार। ये जो आरत टर्म जो है ना इसकी, देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ। इस आरत टर्म को मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस का आर प्लस का 1, और एक तरफ 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस का आर प्लस 1। ध्यान से देखो बेटा इसको एक बार आप, मैंने इसको ऐसे 2 टुकड़ों में स्प्लिट कर दिया। मुझे बताओ जब अगर मैं एलसीएम लूँ तो वापस मुझे पहले जैसा मिल रहा है कि कुछ बैलेंस करना पड़ रहा है? एक बार चेक करो सही से। एलसीएम लिया तो ये दोनों फैक्टर ऐसे कैसे आ गए? ये फैक्टर चला जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, ये फैक्टर चला जाएगा वहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। तो आर स्क्वायर और 1 तो कट गया, और ये आर माइनस का आर मतलब 2r बन गया। क्या बन चुका है? 2r। लेकिन अपने पास क्या था? r। तो मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो मैंने 1/2 को बाहर कर दिया और इसको ऐसे लिख दिया। अब मुझे बताओ कौन कौन एग्री कर रहा है कि ये वापस वही हो गया जैसा पहले था? क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करने से 2r बनता था, वो 2 तो कट जाएगा, r ही बचेगा, और r ही अपने को चाहिए था, r ही अपने को चाहिए था। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? चलो, अब ये अगर अपने पास tr है तो हमें जो s इनफाइनाइट चाहिए, उसका मतलब क्या होता है कि r की वैल्यू 1 से शुरू करनी है और कहाँ तक चलते जाना है? चलते ही चलना है अपने को इनफाइनाइट तक। समझ गए क्या? तो चलिए बताओ मुझे t1 क्या बनेगा, बताओ t1 बोलो बेटा कितना बनेगा? 1/1 माइनस, सही है क्या? t2 बोलना बेटा एक बार। t2 का मतलब क्या है? r की जगह 2 डालना, बोलो बोलो। देखो ध्यान से, 3 डाल के बताओ बेटा। नहीं 13 बनेगा। ध्यान से देखो एक बार, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। सही बोला क्या मैंने? 1/1 1/3 1/3 1/7 1/7 1/13, सही है क्या? अच्छा, आगे जाते 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 ये जो डिनोमिनेटर हैं वो दोनों क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। दोनों क्या हो रहे हैं बेटा? इंक्रीज हो रहे हैं। आपको पता है जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। तो अगर ये वैल्यू बढ़ती 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 बहुत बड़ी हो जाएगी तो उसका डिवाइड करने पे नियरली कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सही बैठ जाओ तुम। नियरली क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ रहे हो कैसे? अब खुद देखना, 1 में डिवाइड करो 10 का 0.1, 1 में डिवाइड करो 100 का 0.01, 1 में डिवाइड करो 1000 का 0.001। तो जैसे जैसे वैल्यू 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ जाएगी 0.0000 इस तरीके से आता जाएगा क्या? तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, नियरली क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। अब दूसरी बात, हमें ये वैल्यूज पहुंचानी है बहुत आगे तक, और फिर लास्ट में क्या करना है उनका? डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलना है। फिर उनका सबका क्या लेना है बेटा? सम। और ये सम ही कौन होगा? एस इनफाइनाइट। अब देखो 1/2 तो बाहर पड़ा रहेगा क्या? इसका नेगेटिव इससे कट गया, इसका नेगेटिव इससे कट गया। तो आप एक बात मुझे बताओ कि जिस भी स्टेप पे तुम्हें रोकना है, नेगेटिव वाला बच रहा है कि पॉजिटिव वाला? नेगेटिव वाला। कौन बच रहा है बेटा? नेगेटिव वाला। और स्टार्टिंग में कौन बच रहा है? 1। तो ये 1/1 तो 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन नियरली कौन हो जाएगा? ये इनफाइनाइट। अरे बहुत बड़ी चीज़ जाते जाते नीचे क्या बन जाएगा? लगभग इनफाइनाइट बन जाएगा। और 1 में इनफाइनाइट का डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा? 0।
क्या बन जाएगा बेटा ये 0। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो तुम? किसी भी वैल्यू में इन्फाइनाइट का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा वैल्यू, बहुत बड़ा वैल्यू, उसके डिवाइड से क्या बन जाएगी वैल्यू 0। तो 1 - 0 1 और डिवाइड बाई 2 तो 1/2 अपना आंसर आ गया। किस किस को समझ में आया ये क्वेश्चन? रेज योर हैंड्स, किस किस को समझ में आया? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको पूरा नोट कर लो वापस। ऊपर का नोट किया है कि तुमने फैक्टराइजेशन जो किया है, नोट करो एक बार। यहाँ से अपना स्टार्ट हुआ था, इसके बाद तुम्हें T1 T2 ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है ना, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारे बचे हुए जो क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे, फिनिश फ्राइडे को जब तुम आओगे, ठीक है ना, डाउट डिस्कशन के लिए। ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, अब अपने को न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। जितने भी पेंडिंग डाउट्स हैं, जो भी बुक जो भी शीट तुम सोल्व कर रहे हो, सारे डाउट्स ले आना, ठीक है ना। और फ्राइडे को पॉसिबल हुआ तो मैं इसका चैप्टर टेस्ट ही लूँगा, इस चैप्टर का टेस्ट लूँगा मैं। तो आज का दिन है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, कल एक लेक्चर अपन और देखेंगे जिसमें कुछ कॉमन डाउट्स रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। और फ्राइडे को जब तुम आओगे ना तो मैं अपने क्लास के टाइम पे 1 घंटे का टेस्ट लूँगा, ठीक है। चलो।